हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो साइंस का भी एग्ज़ाम आने वाला है कुछ दिनों में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, तो फटाफट हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसका सिलेबस। क्या क्या टॉपिक्स इस चैप्टर से आ रहे हैं देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनोइड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ये कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने लिखे हैं इसमें। तो फटाफट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, मैग्नेट। तो देखो मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़ने से पहले हमें मैग्नेट पता होना चाहिए। मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। ठीक है, अपने चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसी को हम क्या बोल देते हैं, जनरली मैग्नेट बोल देते हैं। मैग्नेट में जनरली दो पोल होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, कुछ इस टाइप कुछ मैग्नेट्स आपको देखने को मिल होंगे। बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट जो रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं। एक ऐसे शेप का होता है, नॉर्थ और रेक्टेंगुलर शेप का होता है, और इसे हम यू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं, जो यू शेप का होता है। और इस वाले मैग्नेट को बोलते हैं हॉर्स शो मैग्नेट। ठीक है, बाकी ये सर्कुलर मैग्नेट हो गया, ये रिंग मैग्नेट हो गया। तो काफ़ी अलग अलग साइज के मैग्नेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें फिलहाल यहाँ पे बार मैग्नेट डिस्कस करना है। बार मैग्नेट क्या होता है, बार मैग्नेट एक रेक्टेंगुलर पीस होता है मैग्नेट का। ठीक है, और बार में अगर हम सस्पेंड करेंगे तो मैं ये अर्थ के मैग्नेटिक पोल की मतलब जिस डायरेक्शन में नॉर्थ पोल होगा अर्थ का, उसी डायरेक्शन में इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल अपने आप ही क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ खासियत होती है बार मैग्नेट की। और मैग्नेट में भी जैसे चार्ज में दो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रेपल करते हैं, मैग्नेट में भी दो लाइक पोल्स क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रेपल करेंगे। मतलब नॉर्थ नॉर्थ को रेपल करेगा, साउथ साउथ को रेपल करेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्थ और साउथ आपस में क्या होंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक, और एक खास बात यह है कि जो मैग्नेट है उसमें मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल नहीं हो सकता या सिर्फ साउथ पोल नहीं हो सकता। एक मैग्नेट में दोनों पोल होंगे ही होंगे, नॉर्थ और साउथ पोल दोनों ही होंगे। ठीक है, चाहे आप मैग्नेट का छोटे से छोटा पीस भी ले लो, मैग्नेट को तोड़ तोड़ के छोटा सा पीस भी बना लो, तब भी उसमें एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। ठीक है, इसलिए मैग्नेट में कभी भी मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग साइज शेप और साइज के मैग्नेट हमने आपको दिखा दिए। तो अब बात करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल इन विच अ मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन एनी अदर मैग्नेटिक मटेरियल कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो किसी भी मैग्नेट का चारों ओर का जो स्पेस है, जो रीजन है, उसके चारों मैग्नेट हो गया या इलेक्ट्रिक करंट हो गया या मूविंग चार्ज हो गया, तो इन सब के चारों तरफ जो भी स्पेस होगा जहाँ पे कोई दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल एक फोर्स का क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, उसको एक ऐसा लगेगा कि उस पर कोई एक फोर्स लग रहा है उस रीजन के अंतर्गत। रीजन को ही हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से दिखाया जाता है। ये हो गया, जैसे कोई मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ पोल, तो इसके चारों ओर अगर हमने आयरन के डस्ट पार्टिकल इसमें डाल रखे थे तो कुछ आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें विजिबल हो रही होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किसी भी मैग्नेट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है। जनरली हम मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस लाइंस के मतलब उसके चारों तरफ हम कुछ लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में ये हो गया आपका हॉर्स शो मैग्नेट में। ठीक है, तो अलग अलग मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग अलग होता है। सही हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को जनरली हम इमेजनरी लाइन से डिनोट करते हैं, जिससे हमें उसकी स्ट्रेंथ और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का भी पता चलता है। ठीक है, तो आगे बात कर लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहली चीज़, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में मर्ज एंटर करती है। ठीक है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में जाती है, फिर साउथ से मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल में आती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होता है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, एज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डिक्रीजेज। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे पोल से डिस्टेंसेज बढ़ते जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है वो कम होती जा रही है। मैग्नेटिक पोल के पास जो डेंसिटी वो ज़्यादा है, मैग्नेटिक पोल से जैसे जैसे दूर जाएंगे वहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस थोड़ी की जो डेंसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी वो क्या हो रही है, थोड़ी कम होती जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, और जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता है। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। ये हमने बता दिया कि मैग्नेट के अंदर जो डायरेक्शन होती है इसकी साउथ से नॉर्थ होती है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसमें जो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं वो हम उसके ऊपर जब हम टेंजेंट बनाते हैं तो वो जो टेंजेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर अगर हमें किसी पॉइंट पे भी
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखना है तो वहाँ पे क्या बनाना होता है, हमें टेंजेंट बनाना होता है। तो जो टेंजेंट है वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। अब अगला जो पॉइंट हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो क्यों नहीं करती, इसके पीछे का रीजन है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं आपकी जो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड इधर लग गई है, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर गई है। ठीक है, तो ये आपस में इंटरसेक्ट कर दिया। अगर इंटरसेक्ट करेगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे दो फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट होगी। तो एक इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इधर को होगी, एक इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से इधर को होगी। तो दोनों ही देखो एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो अगर मान लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करेगी तो हर एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन शो होगी, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसलिए कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, अगला है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द सेम थ्रू आउट एंड इज प्रोपोर्शनल टू हाउ क्लोज आर द लाइंस। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो हमें इससे पता चलता है कि कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है। जहाँ पे कम होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम होता है, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होती है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो ये है। तो अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन ड्यू टू स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फॉर्म होती है। तो सब इसके लिए हमें मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल हमसे ये कहता है कि अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है तो हमारा जो थंब है वो करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और जो फिंगर हमारी इन सर्किल होगी जिस डायरेक्शन में, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि इसमें अगर करंट ऊपर को जा रही है तो हमारा जो फिंगर है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लो करंट नीचे जाती, किसी वायर में करंट नीचे जाती तो हमारा फिंगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। अगर करंट किसी वायर में ऊपर की तरफ जा रही तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर करंट नीचे जा रही है तो क्लॉकवाइज होगी। ठीक है, अब स्ट्रेट वायर में कैसे करंट फ्लो होती है देख लेते हैं। तो मान लो ये आपके पास एक सर्किट है, इस सर्किट में हमने करंट फ्लो कर रखी है और यहाँ पे एक स्ट्रेट कंडक्टर लगा रखा है हमने, तो इसमें करंट नीचे को जा रही है। तो इसके चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो सर्कुलर फॉर्म में बनेगी। ठीक है, और उसका डायरेक्शन क्या होगा, देखो करंट नीचे को जा रही है तो अपने फिंगर को, अपने थंब को करंट की डायरेक्शन रखो और फिंगर आपकी क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये जो सर्किल है, इस सर्किल में डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज को दिखाएंगे। ठीक है, बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड। सोलेनोइड की वजह से, देखो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड जनरली एक वायर को कॉइल फॉर्म में अगर हम वायर को रिप्रेजेंट करते हैं या हम शो करते हैं तो उसको हम सोलेनोइड बोल देते हैं। ये आपका सोलेनोइड है, तो ये क्या है, आपका सोलेनोइड हो गया। ठीक है, इसमें देखो कॉइल को हमने ऐसे, वायर को हमने कॉइल के टर्म्स में शो कर रखा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सोलेनोइड। अब सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे फ्लो होती हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को दिखाने का तरीका क्या है, ये है कुछ। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम करंट की डायरेक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे करंट की डायरेक्शन अभी आपकी इधर को जा रही है। ठीक है, तो इसमें भी वही थंब रूल आप लगा के देखोगे कि आपका जो फिंगर है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो फिंगर है वो आपका इधर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है, लेफ्ट से राइट जा रहा है। ठीक, कॉइल के अंदर राइट से लेफ्ट में जाएगी। ठीक है, तो द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनोइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो पैरेलल होती है, विच इंडिकेट्स दैट द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सोलेनोइड के अंदर सेम है। ठीक है, वैसे भी पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो इसका मतलब है कि सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इक्वल है सभी जगह पे। ठीक है, इट मीन्स द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड अ सोलेनोइड। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनोइड इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो कोयल में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उससे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स भी बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होता है हम आगे डिस्कस करते हैं। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी मैग्नेट का एक टाइप होता है, लेकिन इसमें भी सोलेनोइड की तरह वायर का एक कॉइल बना होता है और इस वायर को हम एक सॉफ्ट आयरन की रॉड पे, ठीक है, फोल्ड करते हैं। तो अंदर जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन की बनी होती है, उसके ऊपर हमने कॉपर की वायर को इस कॉइल के टर्म्स में इसमें बाउंड कर रखा है। ठीक, तो इसमें करंट कैसे, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कैसे फ्लो होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वही करंट की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट जा रही होगी उसमें हम मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, उसकी वजह से हम करंट का डायरेक्शन इससे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो घर पे भी आप देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो। ये आपने एक नील ले रखी है, आयरन की कील होती है, उसमें हमने कॉपर की वायर लपेट रखी है और उसको फिर एक बैटरी से जाके कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी आप घर पे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ठीक,
तो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस होता है? देखो दोनों तो मैग्नेट की तरह काम करते हैं, लेकिन डिफरेंस थोड़ा बहुत होता है इनमें। सबसे पहले देख लेते हैं जो परमानेंट बार मैग्नेट होता है उसमें जो मैग्नेटाइज होता है वो परमानेंटली होते हैं, मतलब हमेशा के लिए मैग्नेटाइज रहते हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट टेम्परेरी मैग्नेटाइज होते हैं, जब तक इसमें करंट होगी तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। जैसे ही करंट इसमें जाना बंद हो जाएगी तो ये मैग्नेट की तरह इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब खत्म हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट की, ठीक है। और जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है और ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। सॉफ्ट आयरन कोर की रॉड लगी होती है इसके अंदर। मैग्नेटिज डज नॉट वेरी इन स्ट्रेंथ, तो इसमें जो मैग्नेटिज्म होता है बहुत ही, मतलब उसका स्ट्रेंथ बहुत कम होता है, लेकिन इसका में जो मैग्नेटिज्म होता है उसका स्ट्रेंथ करंट के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। जितनी ज़्यादा करंट होगी मैग्नेटिज्म भी उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैग्नेटिक पोल्स कैन नॉट बी अल्टरनेट, क्योंकि बार मैग्नेट में जो मैग्नेटिक पोल स्टार्टिंग से रहता है वही रहेगा हमेशा के लिए, उसमें कभी भी आपको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में आप मैग्नेट को पोल को चेंज कर सकते, कैसे? करंट की डायरेक्शन को बदल के, ठीक। करंट मान लो क्लॉकवाइज आ रही है तो इसमें नॉर्थ पोल लेफ्ट में होगा, साउथ पोल राइट में होगा, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज आ रही है तो उल्टा हो जाएगा पोल, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन अगर बदलोगे तो पोल्स का डायरेक्शन भी पोल्स भी चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमसे कहता है कि जब आप अपने लेफ्ट हैंड के फिंगर्स को, 3 फिंगर होती है, एक 4 फिंगर, थंब और मिडल फिंगर, 3 फिंगर को आप जब परपेंडिकुलरली एक दो परपेंडिकुलर रखोगे तो जो सबसे ऊपर वाली थंब होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो 4 फिंगर होती है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, और जो मिडल फिंगर होती है वो करंट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तीनों को आपस में परपेंडिकुलरली रखना है। तो थंब जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी, 4 फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जो मिडिल फिंगर है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में और इसके क्वेश्चन भी आते हैं। तो क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं देख लेते हैं हम लोग। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि इस डायग्राम में क्या है कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऊपर को दिखा रखा है, और जो ये ब्लू कलर से लाइन दिखा रखी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा रखी है। तो इसमें हमें करंट की डायरेक्शन बताना है कहाँ को होगी, सॉरी करंट कह रहा हूँ, फोर्स की डायरेक्शन बताना है यहाँ इसमें कहाँ को होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन देखो ऊपर है, तो आपको पता है कि जो करंट है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है, तो इसका मतलब है करंट की डायरेक्शन नीचे को है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, राइट की तरफ है, ठीक है। तो देखो अपनी लेफ्ट हैंड की फिंगर्स को आप ऐसे करके देख सकते हो, तो जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा होगा, मतलब जो थंब आ रहा होगा वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, मतलब मोबाइल की स्क्रीन की बाहर की तरफ, मोबाइल की स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें जो फोर्स का डायरेक्शन है वो क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। सेकंड वाले डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबकी लेफ्ट में जा रही है, लेकिन प्रोटॉन नीचे को जा रहा है। प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर नीचे को जा रहा है तो करंट की डायरेक्शन भी नीचे को ही होगी, ठीक है। तो करंट की डायरेक्शन भी आपकी नीचे को है, तो इसमें भी जो फोर्स लगेगा वो आउटवर्ड लगेगा, ठीक है। सेम टू सेम ऊपर वाला केस हो जाएगा ये भी, तो इसमें भी फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड, ठीक हो क्या। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं हम लोग एसी और डीसी की। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जो बाई डायरेक्शनल करंट होती है, और डीसी आपकी यूनि डायरेक्शनल करंट होती है, ठीक है। एसी करंट जो है वो टाइम के साथ अपने पोलैरिटी को चेंज कर सकती है, ठीक है। करंट रिवर्सेस डायरेक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट मींस पोलैरिटी चेंजेस आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब एक फिक्स टाइम के बाद ये पॉजिटिव हो जाएगी, फिर अगले टाइम में ये नेगेटिव हो जाएगी, फिर अगले टाइम पीरियड में ये फिर से पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। एक फिक्स टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम इंटरवल में ये अपनी पोलैरिटी को इंटरचेंज करती रहती है। डायरेक्ट करंट क्या होता है, डायरेक्ट करंट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी सेम रहती है, मतलब ये पॉजिटिव में ही रहेगी, ठीक है। हमेशा डायरेक्ट करंट की पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो एसी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है, एसी को हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, और डीसी को हम इस तरीके से, ठीक है। इसमें देखो पॉजिटिव भी हो रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, तो इसमें सिंपल पॉजिटिव दिखा रखा है हमने। तो एसी करंट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पोलैरिटी चेंज होती रहती है फिक्स टाइम के बाद, ठीक है, लेकिन डीसी में ऐसा नहीं होता है। तो क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं एसी और डीसी में? तो सबसे पहली चीज़, जो डीसी है वो यूनि डायरेक्शनल होती है, वन डायरेक्शनल फ्लो होती है, जो एसी है वो बाई डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो ये इसकी पोलैरिटी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये यूनिट डायरेक्शनल है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। लेकिन एसी करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, 50 से 60 हर्ट्ज के बीच में होती है, लेकिन इंडिया में इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज के आसपास है, ठीक है। और एसी करंट के जो डीसी के जो सोर्सेज है वो सेल और बैटरी है, ठीक है। बैटरी और सेल के थ्रू जो करंट आपको मिलती है वो डीसी करंट होती है। बाकी एसी जनरेटर और या मेन सप्लाई जो आपके घरों में सप्लाई आती है वो एसी करंट होती है, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट होती है। जो पावर हाउस से जो करंट मिलती है वो एसी करंट होती है। द वोल्टेज ऑफ डीसी करंट ट्रेवल वेरी फार इट अंटिल इट बिगन्स टू लूज एनर्जी, ठीक है। तो जो डीसी करंट है उसको हम ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रैवल करवा सकते, ठीक है। जो बैटरी या सेल से मिलने वाली जो करंट है उसको हम नॉर्मली बैटरी या सेल के आसपास ही
चला सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर अगर हमें करंट को भेजना है तो डीसी बैटरी या सेल इसका यूज़ हम नहीं कर सकते, मतलब डीसी करंट को ज़्यादा दूर तक नहीं भेजा जा सकता, लेकिन एसी करंट को सेफली लॉन्ग डिस्टेंस तक हम इसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजना है तो हम इस एसी करंट को भेज सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव स्ट्रेटली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, ये यूनि डायरेक्शनल करंट होती है, तो इसमें जो करंट है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, लेकिन इसमें करंट इलेक्ट्रॉन जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हैं एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। ठीक है, और डीसी में जो करंट है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होती है, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रही, और इसमें करंट क्या करती है, वेरी करती है टाइम के साथ। ठीक है, क्योंकि जी बेसिक डिफरेंसेस थे एसी और डीसी में, तो ये आप क्या आ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या होता है, जो आपके घरों में इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, तो दो टाइप के आपने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़े थे, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे घरों में जो होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा होता है। ठीक है, तो होता क्या है, सबसे पहले आपके घरों के बाहर एक पोल होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोल होता है, जो वहाँ से वायर आती है आपके मीटर के पास, तो मीटर में के पास एक बॉक्स लगा होता है जिसमें एमसीबी वगैरह लगी होती है। ठीक है, अलग अलग कमरों की एमसीबी वगैरह और फ्यूज़ वगैरह लगे होते हैं। तो इस तरीके से आपके मीटर बॉक्स के साइड से वो अलग अलग कमरों में क्या जाते हैं, वायर जाती है। ठीक है, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में 3 वायर होती हैं, तो तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो सबसे पहली वायर होती है रेड वायर, इसको हम लाइव वायर बोलते हैं। ठीक है, लाइव वायर का जो कलर होता है वो रेड होता है। ठीक है, बाकी तीसरी वायर जो होती है वो अर्थ वायर होती है। अर्थ वायर बेसिकली हमारे घरों में एक्सेसिव करंट या एक्सेसिव वोल्टेज से इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए अर्थ वायर का यूज़ करते हैं, जो ग्रीन कलर की होती है। इसको सारे सॉकेट से जोड़ के बाद में आपके घर के बगल के आसपास क्या कर दी जाती है, उसकी अर्थिंग कर दी जाती है, मतलब उसको अर्थ में डाल दिया जाता है, इसलिए हम इसको अर्थ वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों वायर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अर्थ वायर इज ग्रीन इन कलर, अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू मेटल प्लेट्स प्लेस्ड इन द अर्थ नियर सेफ्टी फॉर ऑल दी अप्लायंस एंड डिवाइसेस कनेक्टेड होम विच हैव अ मेटालिक बॉडी। ठीक है, तो ये हमारी घरों में जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस होते हैं उसकी सेफ्टी के लिए हम अर्थ वायर का यूज़ करते हैं। लाइव वायर जो होती है बेसिकली रेड कलर की होती है। इट इज़ अ पॉजिटिव कंडक्टर दैट हेल्प्स टू ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। ठीक है, न्यूट्रल वायर इज़ ब्लैक इन कलर, इट इज़ अ नेगेटिव कंडक्टर होती है। तो जनरली और जो मतलब अगर आपको डायग्राम बनाना है तो आप ये भी बना सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी में ये वाला डायग्राम बना हुआ है तो आप फिलहाल इसको सीख लेना। ठीक, लेकिन ये भी सही है, ऐसा भी ये भी बना सकते हो, ऐसा नहीं कि ये गलत है। ठीक है, ये समझने में थोड़ा आसान है, क्योंकि इसमें इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसमें भी सेम टू सेम यही है। और जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में वो कितने का होता है, 220 वोल्ट का होता है। ठीक है, हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है, ये आपको पता होगा। तो बेसिकली अब इसके बारे में हमें देखो लिखना क्या होता है एग्जाम में भी, ये 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो 5 मार्क्स में आप ये वाला डायग्राम बनाओगे बहुत अच्छी तरीके से, जो हमने पीछे डिस्कस किया था, और इसके बारे में कुछ आपको लिखना भी पड़ेगा, मतलब सिलेक्टेड पार्ट से लिखना है, ऐसा नहीं कि बहुत ही लंबा चौड़ा लिख दिया 2-3 पेज का, ऐसा भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने इसमें लिखे हैं वो आप लिख सकते हो, और इस डायग्राम को बहुत ही अच्छे से बना के आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो यूज़ होता है हमारे इस डोमेस्टिक सर्किट में, तो उसमें 15 एम्पियर्स और कुछ 5 एम्पियर्स के सॉकेट लगे होते हैं। ठीक है, कुछ जो सॉकेट्स होते हैं वो 15 एम्पियर करंट रेटिंग के होते हैं, जो और कुछ होते हैं 5 एम्पियर करंट रेटिंग के। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कुछ अप्लायंस जो होते हैं वो 5 एम्पियर करंट रेटिंग से चलते हैं, जैसे कि टेलीविजन हो गया, फैंस हो गया, लाइट हो गया, एलईडी वगैरह, बल्ब हो गए। तो ये सब जो लोअर पावर कंजप्शन होते हैं सोर्सेज होते हैं, मतलब जो कम पावर को कंज्यूम करते हैं, तो इसलिए हम 5 एम्पियर रेटिंग वाला सर्किट लगाते हैं। ठीक है, इसमें और दूसरा होता है 15 एम्पियर वाला। ठीक है, 15 एम्पियर में हम क्या लगाते हैं, जैसे गीज़र वगैरह चलाना हो, हमें एयर कंडीशनर वगैरह चलाना हो, तो उसके लिए हम 15 एम्पियर सर्किट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हाई पावर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, हाई पावर कंज्यूम करते हैं, तो उसके लिए हम 15 एम्पियर इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं। ठीक है, और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ लगे होते हैं उसका क्या इंपॉर्टेंट रूल होता है, तो द मेन रीज़न फॉर यूजिंग द इलेक्ट्रिक फ्यूज़ टू प्रिवेंट ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ओवरलोडिंग मतलब कभी हमारे घरों में मान लो हमने एक ही साथ बहुत सारे अप्लायंस चला दिए, बहुत ही हैवी अप्लायंस चला दिए, तो इस केस में ओवरलोडिंग हो जाती है। तो फ्यूज़ क्या हो जाता है, इस फ्यूज़ में एक वायर लगी होती है वो ब्रेक हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंस है वो बच जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग का भी यही केस है, कभी मान लो अचानक बहुत ही ज़्यादा करंट आ जाती है, तो क्या होता है कि जो फ्यूज़ का वायर है वो मेल्ट होकर टूट जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है, ताकि जो हैवी करंट या ज़्यादा करंट, एक्सेस ऑफ करंट है वो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जाने से बच जाती है, जिससे हमारा इलेक्ट्रिक अप्लायंस खराब होने से बच जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में। ठीक, 5 मार्क्स में आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, ज़्यादा भी आपको बहुत ही ज़्यादा पेजेस नहीं भरने हैं, सिंपल आपको बहुत ही क्लीन और नीट डायग्राम बनाना है ये वाला, और इतने सारे मतलब ये जो पॉइंट्स है सिलेक्टेड पॉइंट हमने लिखे, तो ये आप लिख के आ सकते हो। ठीक है, और आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सही है, तो इस चैप्टर में यहीं तक था, तो सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो साइंस के तो लगभग हमने सभी चैप्टर का रिवीजन कर लिया है, और आपका एग्ज़ाम भी ये नेक्स्ट 6 मार्च को है शायद। ठीक है, तो 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम है, तो आई होप ये सारी रिवीजन के जो लेक्चर्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहे होंगे। ठीक है,
तो अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो अगले लेक्चर में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। ठीक, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है।